हम लोग आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और 1 का पूरा जितना प्रश्न आता है उनको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। एक एक नंबर का प्रश्न 2 या 3 आता है तो उनको देखना है और 3 नंबर का भी प्रश्न आता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। बोर्ड एग्जाम के ख्याल से अभी हम लोग एक शॉर्ट में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। किसी दो संख्या का यदि एचसीएफ या एलसीएम के बीच में संबंध बताना है तो उसमें देखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना इन दोनों संख्या का एलसीएम आएगा या एचसीएफ आएगा, दोनों को गुना करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो उसके बराबर आ जाता है। ये आपको यूज करना है और ये होता है। आगे देखिए आपका एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न दिया हुआ है कि इन सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि देखिए ये सारे क्वेश्चन जितने दिए हैं सब इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार आया है, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इनको हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर को 140 को सबसे पहले इनको क्या करना है, खंड करना है। इधर 140 लिखेंगे और इनको भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 से 70 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में कट जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुने 5 गुना 7 और इसको सजा के लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। इस तरह से बनाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर दिया हुआ है 156। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक्सरसाइज में अभी बहुत कम कर दिया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ 156 है। अभी हम लोग 156 का खंड करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, ऐसा होगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 9 दूनी 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसको और सजा के लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस तरह से लिखना है। बस इतना ही लिखेंगे, आपका एक एक नंबर मिल जाएगा। अगला तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर दिया है 3825। इनको खंड करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा ये भाग, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा, 5 8 बार में 40 और 5 पचे 25, फिर 5 बार में लगेगा तो 1 और यहाँ 3 हो गया 35, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इसको सजा के लिखेंगे तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। इस तरह से बनाना है। बहुत आसान है। और यहाँ देखिए 4 नंबर में 5005। इनको लिखेंगे यहाँ 5005 और खंड करेंगे। 5 से तो लगेगा 1 0 फिर 0 और 1। इसके बाद ये देखिए क्या से लगेगा, हम लोगों का ये 11 से लग जाएगा। चेक करना है ना कि किससे लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 से ही लगाएं, फिर 3 से, फिर 4 से। जो आसान लगे उससे लगा लेना है। बस लिखते समय उसको सजा के लिखना है। यहाँ 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 9 बार में 11 9 99, फिर यहाँ 1 बच जाएगा तो 1 बार में लग जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे तो 13 सत्ते 91, यानी कि 7 बार में ये भाग लग जाएगा 13 से, 13 सत्ते 91 ऐसे। फिर इसको सजा के लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से बनाना है, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए 5 नंबर वाला
7429। इनको खंड करना है 7429 अंक है, ये 17 से भाग लगेगा, इसको 17 से लगाइए। इसको हम लोग देखेंगे कितना से और भाग लगने वाला है, 19 बार में लगेगा। 19 दूनी 38, 2 बार में, और 19 या 57, इतना बार में कट जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया 17 गुने 19 गुने 23। ये आपका आंसर हो गया। वास्तव में ये वाला प्रश्न 140, 156, 5005, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है और आसान आसान प्रश्न ही पूछता है। इस तरह से बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ये जांच करना है। यहाँ 3 प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न है। पहला है 26 और 91, ये दो संख्या हुआ, इनको निकालना है LCM और HCF, फिर इनका जांच करना है। दूसरा प्रश्न में है 510 और 92, तीसरा में है 336 और 54। इनको पहले HCF, इन दोनों अंकों का HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए और उसके बाद में इनको जांच करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। 2 गुने 13 और 1 लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 30। दूसरा है 91 को करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है 1 इंटू 7 इंटू 13, इस तरह से। अब इसमें हम लोग निकालेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन होगा फैक्टर उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ 13 13 है, यानी कि हमारा 13 हो जाएगा। उसके बाद LCM कह रहा है। LCM देखिए, इसमें 1 है तो 1 आ गया, इसमें 2 है 2 भी रहेगा, ये 7 भी रहेगा, और इन दोनों में जो शामिल है उनके बदले 1 ठो रहेगा, यानी कि 13। ये हम लोग पहले बच्चे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इनको गुना करेंगे, इनको गुना कीजिए। 13 सत्ते 91, 91 गुने 2 करेंगे तो 182 आ जाएगा। यहाँ हमारा HCF 13 आया, LCM हमारा 182 आया। इसकी जांच करना है, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर जांच लिखेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यहाँ लिख दे नंबर, और बराबर में HCF इंटू LCM। यहाँ पहला नंबर कौन है हमारा 26, दूसरा नंबर क्या है 91, और यहाँ हमारा HCF कितना आया है 13, और LCM कितना आया है 182। इनको गुना कीजिए 26 के साथ, कितना आता है, फिर इनको भी गुना कीजिए। 13 दूनी 26, 2 बच गया, 13 8, 13 8 चलो तर से 104, यानी जोड़ देंगे तो हो गया 6, फिर यहाँ से बच गया 10, 13 और 10 जोड़ देंगे तो 23, यानी कि इनका गुणनफल हुआ 2366, 2366। इनको गुना कीजिए, यानी कि 2 3 6 6, यानी हमारा जांच जो है वो सही हो गया। देखिए यहाँ जांच हो गया ना, ये हमारा पहला संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल हो गया। तो इस तरह से जांच करना है। दूसरा नंबर बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर में दिया है 510। 510 का खंड करेंगे, जो आसान होता है उसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 से पहले करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 बच गया, यानी कि हाँ 2 दूनी 4, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25, 1 फिर 17 किया 51, यानी कि 3 से लगाएंगे तो 17 बार में कट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और हमारा दूसरा है 92। 92 का खंड करेंगे, 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 और 3,
यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें HCF तो हमारा बहुत आसानी से निकल जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है उसको ले लेना है। तो यहाँ तो 2 ही है, यानी इसका HCF 2 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए, इसमें इन दोनों के बदले 1 और बाकी जो है सब रहेगा, यानी कि 2 1 बच गया, 3 है, 5 17 और 23, ये सब हो जाएंगे। इनको इनका जितना गुणनफल आएगा गुना करना करेंगे, 60 गुने 17 गुने 23 ना, तो 23 और इनके साथ कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 0, फिर 36 18 और 6 दूनी 12 और 1 13 गुने 17, अब 23,460। इस तरह से हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच करने के लिए सेम प्रोसेस। जांच लिखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान रखते हैं। पहली संख्या है कितना 510 और दूसरा 92। 510 इंटू 92, इनको गुना करेंगे, हमारा कितना मान आ जाएगा, गुना कर। यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर, यहाँ पहला संख्या है 510, दूसरा है 92 और दोनों को गुना किए तो इतना आया। और HCF और LCM का गुना करेंगे, HCF इंटू LCM। HCF का मान आया है 2 और LCM का मान आया है 23,460, 23,460 और इनको गुना कर देंगे, यहाँ 0 हुआ। देखिए दोनों सेम आया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM और बराबर आ गया 46,920। इस तरह से चेक हो गया। ऐसे तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में दिया है 336, इसको खंड करते हैं 2 से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और इनको करेंगे 54 को करेंगे 54 को 2 बार में करेंगे तो 2 7, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9। इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हमारा HCF जो हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए ये मैच कर रहा है और एक 3 भी मैच कर रहा है, दोनों में मिल रहा है, यानी कि 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा गुना में, यानी HCF हमारा कितना हो गया 6। उसके बाद LCM के लिए करेंगे, जो मैच किया उसके लिए इनको इनको लिख लिए और बाकी जितना नहीं मैच किया वो सब हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, नीचे में देखिए है 3 गुने 3, इनका गुणनफल, इनको गुना कीजिए सबको, आ जाएगा 3024। तो इस तरह से हमारा HCF निकल गया, LCM भी निकल गया। अब जांच करना है, तो जांच के लिए लिखेंगे इसे, यहाँ पहले हमारा LCM इंटू HCF, LCM का मान कितना आया 30 24 और HCF का मान आया है 6, इनको गुना कर देंगे यानी कि इतना आया। उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट नंबर है 336 और सेकेंड नंबर है 54। आप इनको गुना कीजिए, 18,244। तो यहाँ हम लोग के पास आ गया कि LCM इंटू HCF जो है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर 18,244। इस तरह से जांच हो गया। ऐसे बनाना है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये भी पूछा है बहुत बार, और ये भी पूछा है बहुत बार। ये भी आसान है, ये भी पूछ सकता है। तो 3 ही प्रश्न है, तीनों को अच्छे से बना लेना। 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें ये नहीं लिखा था कि आप गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए या किसी और विधि द्वारा बनाइए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही बनाना है। तो इनको खंड करेंगे, 1 नंबर को देखेंगे, 12 को खंड कीजिए, तो 2 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा। फिर 15 को खंड करेंगे, तो 3 गुने 5, 5 3 15 हो गया। फिर 21 को करेंगे, तो 3 गुने 7, 7 3 21 हो गया। इस तरह से आएगा। इसमें हम लोगों को HCF पहले निकालना है। HCF बराबर, यहाँ देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में शामिल होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में है, यानी कि हमारा HCF क्या हो गया, 3। LCM क्या होगा, LCM हमारे पास जो तीनों में मैच कर रहा है वो तो रहेगा ही। यदि 2 में मैच करेगा तो उसके बदले 1 लिखेंगे, और कोई नहीं है तो सबको गुना करना है। तो 2 × 2 × 5 × 7। इसके बाद इनको गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 गुने 7 करना है, तो 420। इस तरह से आपका LCM आ गया और HCF भी आ गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में पहले 17 है, तो 17 को हम लोग गुणनखंडन विधि से खंड करेंगे, तो 1 × 7, 3 आ जाएगा। फिर 23 को भी करेंगे, तो 1 × 23, क्योंकि और ये किसी से कटने वाला नहीं है। 29 को भी करेंगे, तो 1 × 29, यानी कि हमारा HCF जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो हमारा 1 आ गया। LCM के लिए तीनों को गुना करना होगा, 17 गुने 23 गुने 29। इस तरह से हमारा आ गया 11 33 9, यानी 11,339। तो ये आपका हो गया LCM। इसके बाद देखिए, यहाँ HCF निकल गया, LCM भी निकल गया, यहाँ भी HCF निकल गया, यहाँ LCM निकल गया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 8 का खंड करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ 1 भी लिखिए। फिर 9 को करेंगे, तो 1 × 3 × 3। 25 को करेंगे, तो 1 × 5 × 5। इस तरह से हमारा जो HCF होगा वो इन तीनों में क्या शामिल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि 1 हो जाएगा। और LCM के लिए 1 तो है ही, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5। इस तरह से, यानी सबको गुना करना पड़ेगा, जितना है इनको गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग गुना के 100 आ गया। 3 तिहाई 9, और 9 दूनी 18, 18 गुने 100 कर 1800, ये आ गया। यानी कि HCF इतना और LCM 1800। बहुत सिंपल है ये। इसमें से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछता है, तो अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि HCF × LCM बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर HCF दिया हुआ है 9, LCM निकालना है। पहला संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। LCM निकालेंगे, तो 306 × 657 बटा में 9, ये कट जाएगा। 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यानी कि 34 × 657। इतना से गुना कीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर।
आप लोग गुना कर लीजिए, जितना गुना करके आएगा ये आपका इतना आएगा गुना करके, तो एलसीएम हमारा इतना हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, 6 का पावर n लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसका कभी भी ऐसा अंक होगा जो शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होने के लिए इसका जो खंड है यानी कि 2 इंटू 3 खंड करेंगे और पावर n यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है। शून्य पर समाप्त होने के लिए इसमें 5 गुणनखंड जरूरी था, जो कि नहीं है। 5 गुणनखंड होता तो हो सकता था कि उस पर शून्य आ जाता, लेकिन यहाँ पर जो गुणनखंड हुआ 6 का वो 2 और 3 का केवल गुणनखंड हुआ, इसमें 5 नहीं है, इसीलिए ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। n प्राकृत संख्या के लिए 6 का पावर n शून्य पर होता तो वह, यदि n 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होता तो वह संख्या, जो ये संख्या है वह कितना से विभाजित होगा, 5 से होगा। जब ये 5 से विभाजित होगा तभी उस पर शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन यहाँ तो 5 से विभाजित ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब हम लोग 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे 6 का पावर n है तो हमारे पास आ रहा है कि 2 का पावर n गुने 3 का पावर n, यानी कि यह केवल 2 और 3 का गुणनखंड है ना, यह केवल 2 और 3 का गुणनखंड है। पांच का गुणनखंड नहीं है। इसीलिए 6 पर पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से, यानी कि यहाँ पर 2, 3 के अलावा यदि 5 गुणनखंड हो जाता तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ हम लोगों का जो गुणनखंड आया उसमें केवल 2 और 3 आया है, इसीलिए लिखे n प्राकृत संख्या के लिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होता तो वह 5 से विभाजित होता। ये 5 से विभाजित होता तभी ये संभव था। 6 का पावर n को हम लोग खंड करते हैं तो 2 गुने 3 का पावर n यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, यह केवल 2 और 3 का गुणनखंड है, इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, इसीलिए यहाँ इसलिए का चिन्ह, इसीलिए 6 का पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। हम लोगों को यहाँ बताना है कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ देखिए हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें हम लोग का 2 पार्ट है, हम लोग 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 गुने 11 और जोड़ यहाँ 1, और इनको हल करेंगे तो 13 गुने यहाँ 77 और जोड़ 1 कर देंगे तो 78,
यहाँ पर दो खंड होंगे, ये देखिए, ये कटे ना कटे, लेकिन ये 13 से तो कटेगा ही कटेगा, जो भी संख्या है 13 से कटेगा, 78 से भी कटेगा, यानी कि ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भाज्य संख्या के लिए है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा वो भाज्य संख्या है, और अभाज्य जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि एक और अपने आप से कटे। यहाँ पर है 2 गुणनखंड है, ऑलरेडी दिख रहा है, एक भी हो जाएगा और ये दोनों संख्या का गुणनफल भी हो जाएगा, ये और दिख रहा है कि 2 से कटने वाला है, लेकिन यहाँ केवल व्याख्या करना है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा और भी संख्या से कटेगा, तो इधर छोड़ देंगे, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि 13 से ये भाग लग जाएगा, तो इस तरह से ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक है। दो से अधिक, ठीक है, यहाँ 2 से अधिक हो गया गुणनखंड, इसलिए ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। अगला देखिए, नेक्स्ट दिया है, और इसमें दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, यहाँ हो गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 जोड़ 1, और इनको हल करेंगे तो 5 गुने जितना भी आ जाएगा, ये इनको गुना कीजिए, यहाँ 1008 जोड़ 1, यानी कि हो गया 5 × 1009, यानी कि ये संख्या का भी गुणनखंड जो हुआ वो 2 से ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ 5 गुने इतना लिखा हुआ है, यानी कि ये भी संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। देखिए ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो इस तरह से व्याख्या करना है। जहाँ कॉमन आ गया, मतलब वो यहाँ 13 से कॉमन आया तो 13 से तो कटेगा ही कटेगा, आगे हम लोग हल नहीं करेंगे, तो यानी कि ये 13 से कट रहा है, यानी कि एक और अपने आप के अलावा 13 से भी कट रहा है, यानी कि ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या हो गया, यानी कि इनका 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया। यहाँ भी 5 5 कॉमन ले लेते, इनको हम लोग हल नहीं भी करते तो भी ये 5 से कटते और 1009 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, इन दोनों का गुणनफल जितना होगा उससे तो कम से कम कटेगा ही कटेगा, यानी कि इनका भी जो गुणनखंड हुआ वो 2 से अधिक है, इसीलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको पढ़ रहे हैं, सुनिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट लगता है। कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये प्रश्न है। ये वृत्ताकार पथ है ऐसा, इसमें सोनिया को मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक ही समय में शुरू करते हैं दोनों और एक ही दिशा में भी चल रहे हैं। सोनिया इसको चक्कर लगाएगी 18 मिनट में और रवि जो है उसको ये लगाएगा 12 मिनट में। कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय के बाद। तो हम लोग सिंपल इस तरह के प्रश्न के लिए एलसीएम निकालते हैं।
तो 18 का खंड कीजिए, 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। इस तरह से हम लोग को एलसीएम निकालना है। ये दोनों में शामिल है, ये दोनों में शामिल है, यानी कि 2 हो गया, 3 और 2, और ये इसके बदले 1 3। इनको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 चौके 36। 36 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे, 36 मिनट होने तक। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। बहुत सरल है, इसमें गुणनखंड से एक सवाल पहला दूसरा लगभग तीसरा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, तो इनको अच्छे से बनाना है। एक्सरसाइज 1.2 के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोगों को जानना है, ये सिद्ध करने से पहले एक थ्योरम है आपके पास, प्रमेय 1.2। ये एक थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है ये a, यदि a p² को भाग दे पा रहा है, यदि a जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि a जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम है कि यदि कोई संख्या p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि a जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये आपका थ्योरम है, परिमेय 1.2 है कि यदि कोई संख्या a² को, यानी a है, a से हम भाग लगा रहे हैं, जैसे a से इसको हम p² को भाग लगा रहे हैं, तो इसका शेष हमारा शून्य आ रहा है, यानी कि वो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो इसका कहना है कि तब a से p में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसको एकदम अच्छे से याद करना है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर बाद में करेंगे। पहले हम लोग जान लें, इससे पहले, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ प्रूव करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे, मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने माना कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 बराबर p/q, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही जानते हैं हम लोग, परिमेय संख्या p/q होगा और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हमारा p/q हो गया, और हम लोग इसमें कह रहे हैं कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद करना है। हम लोगों ने इसमें मानना p/q है, और हम लोगों ने ये कहा है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसके एक के अलावा और किसी से भी ये p और q कटने वाले नहीं है। इसका मतलब है कि p और q जो है, p और q सह अभाज्य संख्या है।
सह अभाज्य संख्या है, यानी कि वो एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, एक और अपने आप के अलावा कोई और से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि √2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फिर क्यू √2 इंटू क्यू और बराबर पी। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्ग करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, वर्ग करने पर 2q का स्क्वायर और बराबर p का स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए ये 2 इंटू क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर आया। इसका मतलब है कि ये जो p स्क्वायर है वो 2 से भाग लगने वाला है, इससे ये भाग लगेगा, ये पूरा पूरा कटेगा, इसीलिए तो ऐसा है कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इससे हम लोग को मिलता है कि इसका मतलब हो गया कि अतः 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है। यहाँ जो है 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। किसके अनुसार? अभी हम लोग जो प्रमेय लिखे बताए आपको, प्रमेय 1.2 के अनुसार कि यदि कोई संख्या उसका स्क्वायर को भाग कर रहा है, पूरा पूरा काट रहा है, तो उस संख्या को भी वो पूरा पूरा भाग लगाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2p को भी विभाजित करेगा इस प्रमेय से 1.2 से। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि चलो p से ये 2 से कट रहा है, तो p के लिए कुछ नया शब्द ले लेते हैं जिसको इस रूप में हम लोग लिखेंगे। इसीलिए हम लोग एक नया शब्द मान लिया, माना p बराबर 2c मान लिया। ठीक, अब ये 2 से गुणनखंड है तो 2 2 से कट जाएगा, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब इस p को हम लोग यहाँ रखेंगे इस मान में, यानी 2q स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर। 2 से 4 ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। अभी देखिए एक और नया चीज आ गया कि अब ये 2 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि 2 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब है इसीलिए 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या मिला कि 2 जो है वो q स्क्वायर q को भी विभाजित कर रहा है और p को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है जब हम लोग यहाँ पर पहले ही लिखे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, फिर भी से यहाँ पर हमारे पास आया कि p जो है वो 2 से कट जाएगा, यानी कि p में 2 का गुणनखंड है। फिर भी हम लोगों ने माना कि चलो p में 2 है तो उसको अलग करके फिर काट लेते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि q में भी 2 का गुणनखंड है, यानी कि हमने जो कल्पना की कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मानना था कि ये p और q में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ भी आया कि एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड है, यहाँ भी आ रहा है p में कि 2 का गुणनखंड है। इसका मतलब जो हम कल्पना किए वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, हमने जो भी कल्पना किया वो गलत था, इसीलिए जो दोनों का अंतर आ रहा है वो एक दूसरे के विरोधाभास आ रहा है। जैसे यहाँ था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन दोनों में 2 2 का गुणनखंड आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो कल्पना है वो गलत है, हमने गलत माना जो है वो गलत है। इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है।
इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने जो कल्पना की वो त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से बनाएंगे। और ये 2 के लिए था, √2 के लिए तो हमारा 2 आ रहा है। जब √3 के लिए करेंगे तो हमारा जो गुणनखंड होगा P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड वो 3 हो जाएगा। यदि 5 के लिए करेंगे तो P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जिस किसी के लिए भी पूछेगा उसको हम लोग बहुत आसानी से ऐसा प्रूव कर सकते हैं।